Assalamu alaikum. Dear student, in today's lecture, we will discuss about natural breeding in Indian major carp and Chinese carp. But before start of lecture, if you are new here in this channel, please subscribe the channel and press the bell icon to get the latest notification. So let's start the lecture. As you know, there are two types of breeding in fish, in every type of fish. The first one is a natural breeding and the second is artificial breeding. Natural breeding actually in which there is no intervention of man and fish naturally breed in their natural environment. And first is the Indian major carp. तो हम पहले ये देखेंगे कि इंडियन मेजर कार्प में फिश कौन कौन सी है. कैटला, लेबिरोहिटा, साइनस मैरीगेला. ठीक है. और ये ज़्यादातर इंडिया में ही प्रेजेंट होती हैं, इंडिया के रिवर्स में, उनके फ्लड प्लान्स में और डिफरेंट इंडो गंगेटिक बेसिन में और डिफरेंट मेजर इंडिया के जो रिवर सिस्टम्स हैं. लेकिन ये पाकिस्तान में भी प्रेजेंट हैं क्योंकि ये वहाँ से हमने इंपोर्ट करवाई हैं. ठीक है. तो यहाँ से ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी स्पीशीज़ हैं फ़िश की जो कि पहले चाइना में थी, यूएसए में थी, बट नाउ दे आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड क्योंकि हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया है इन डिफरेंट इन्वायरमेंट. तो ये एक्सोटिक स्पीशीज़ होती हैं जो कि हम कहीं और पहले थी, एंडेमिक कहीं और हैं, लेकिन हम बाहर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर वो उसी इन्वायरमेंट के अंदर रहना शुरू कर दे तो वो एक्सोटिक स्पीशीज़ हैं. तो ये प्रेजेंट जो हैं ये बेसिकली इंडिया में थी, लेकिन अब जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ ने इनको अपने इन्वायरमेंट में, अपने कंट्री में इनको इंट्रोड्यूस किया है और वहाँ पे भी इनकी सक्सेसफुल ब्रीडिंग भी है और इनको कल्टीवेट किया जाता है और इसके नंबर को इन्हेंस किया जाता है और इसका यील्ड भी मैक्सिमम है. ठीक है. अब अगर हम ब्रीडिंग की बात करें तो जो ये इंडियन मेजर कार्प्स हैं ज़्यादातर मानसून के मंथ में ज़्यादातर ब्रीडिंग करती हैं. मानसून मतलब जब हैवी रेन्स होती हैं तो जितनी भी फिश हैं उनमें ब्रीडिंग का जो हम आगे साइंस में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द साइंस एंड व्हाट आर द स्टिमुलस जो कि एक्चुअली फिश को सिग्नल देता है कि अब उसने ब्रीडिंग करनी है. ठीक है. तो मानसून में जून से अगस्त जो है ये बेस्ट टाइम होता है इसकी ब्रीडिंग के लिए और ये मानसून रेन ही इसको ट्रिगर करती है. मतलब कि ये जो स्टिमुलस इसको मिलता है कि इसने कब ब्रीडिंग करनी है तो ये रेन और थंडरिंग जो है ये इसको सिग्नल देता है. अब ये ब्रीडिंग कहाँ कहाँ पे करती हैं. सम टाइम ये रिवर्स में ब्रीडिंग करती हैं, सम टाइम ये शैलो वेजिटेटिव एरियाज में ब्रीडिंग करती हैं जहाँ पे ड्यूअर का लेवल बहुत मैक्सिमम होता है और सम टाइम जो है ये सैंड बेड्स पे भी और सबमर्ज ग्रासेस में भी ब्रीड करती हैं. ठीक है. अब अगर जब ये ब्रीड करती हैं तो उसमें पैरामीटर्स की बात करें तो वाटर जो है टेम्परेचर वो 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए. फोटो पीरियड जो है लॉन्ग डेज, जाहिर सी बात है. अगर हम जून से अगस्त की बात करें तो ये लॉन्ग समर डेज होते हैं और नाइट्स जो है ये शॉर्ट होती हैं. तो ये फिश ब्रीडिंग ही लॉन्ग डेज में करेगी. रेनफॉल हैवी होगी, फ्लडिंग होगी, एयर फ्लो भी मैक्सिमम होगा और वाटर डेप्थ जो है वो तकरीबन 0.5 से 2 मीटर्स तक होगी और डीओ का लेवल जो है वो मिनिमम 5 mg पर लीटर होना ही चाहिए. अगर हम वैसे बात कर रहे हैं कि फिश को रखना है हमने तो फिर भी 5 mg पर लीटर होनी चाहिए और अगर ब्रीडिंग की बात करें तो फिर भी एटलीस्ट जो डीओ का लेवल है वो 5 mg पर लीटर तो होना ही चाहिए. अब स्पॉविंग प्रोसेस की बात करें तो जो माइग्रेशन है, सम टाइम फिश माइग्रेशन शो करती हैं जैसे हम डायड्रोमस फिश कहते हैं. ठीक है. जो कि फ्रेश वाटर से सी और सी से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करती हैं. कुछ पोटेमोड्रोमस होती हैं, कुछ ओशियानोड्रोमस होती हैं, कुछ कैटोड्रोमस होती हैं, कुछ एनाड्रोमस होती हैं. तो हर एक जो फिश है उसका ब्रीडिंग सीजन के हिसाब से अपना डिफरेंट बिहेवियर होता है, डिफरेंट तरीके से उसने उसको रिस्पॉन्ड करना होता है. अब कोर्टशिप बिहेवियर जाहिर सी बात है, एक तो स्टिमुलस उसको ये मिल जाएगा कि इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हैं वो वैसे आएंगे, उसको सिग्नल मिलेगा कि अब उसने ब्रीडिंग करनी है. और सम टाइम जो फीमेल और मेल है उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं जिसकी बात जो है वो कोर्टशिप बिहेवियर की तरफ जाते हैं और एक ही टाइम पे मेल और फीमेल जो है वो वाटर के अंदर अपने स्पर्म और एग को रिलीज कर देते हैं इन अ लार्ज नंबर. और फिर जो है अगर हम यहाँ पे बात करें क्योंकि फिश की फेकेंडिटी रेट बहुत हाई होता है. फेकेंडिटी रेट का मतलब होता है कि एक फिश के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो एग ले करे. अगर हम रोहू की बात करें तो ये तकरीबन 1 लाख से 250,000 एग ले कर सकती है और कैटला की बात करें तो ये तकरीबन 2 लाख तक एग ले कर सकती है और मैरीगेला जो है ये 120,000 एग ले करती है. ठीक है. और एक दफा मीटिंग में. तो क्योंकि फिश ने वाटर में ही एग को रिलीज करना है और देयर इज वेरी लेस चांस कि वो स्पर्म जो है वो एग के साथ फर्टिलाइज कर दे. बहुत सारे एग जो है वहाँ पे डैमेज भी हो जाते हैं और वहाँ पे प्रीडेटर की वजह से वो डैमेज हो सकते हैं. तो इसलिए बहुत ज़्यादा फेकेंडिटी रेट होता है ताकि
एटलीस्ट जो है वो कम से कम सर्वाइव तो करें और आगे उनके नंबर को इन्हेंस भी करें। अब अगर हम नेचुरल ब्रीडिंग की बात करें तो यहाँ पे कोई मैन की इंटरवेंशन नहीं है, नेचुरली ही फिश ब्रीड कर रही है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं क्योंकि जब मानसून का सीजन आएगा तभी फिश ब्रीडिंग कर सकती है, इसके अलावा नहीं कर सकती। या फिर हो सकता है कि स्पॉविंग की वजह से डिस्ट्रॉय और डिग्रेड भी हो सकता है, साइट मतलब स्पॉविंग साइट ऐसी है जिसकी वजह से एग और स्पर्म डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, या फिर डैम्स और इम्बैंकमेंट जो है वो हिंडर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर नेचुरल रिक्रूटमेंट जो है वो रिड्यूस हो सकती है। तो ये नेचुरल ब्रीडिंग है, उसके क्राइटेरियाज हैं, कितना फेकेंडिटी रेट है, क्या उसके पास रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि चाइनीज मेजर कार्प जो है वो नेचुरल ब्रीडिंग कैसे करती है। चाइनीज कार्प जो है उसमें ग्रास कार्प है, सिल्वर कार्प है, बिग हेड कार्प है। ये चाइना में के मेजर रिवर्स में प्रेजेंट है, और सम टाइम ये साउथ ईस्ट एशिया में भी प्रेजेंट है, और बाद में फिर वही बात है कि पहले इंडेमिक कहीं और है लेकिन बाद में हमने इसको डिफरेंट एरियाज में इंट्रोड्यूस करवाया है, तो ये एग्जॉटिक स्पीशीज भी हैं। तो ब्रीडिंग ग्राउंड्स जो हैं ये उन रिवर्स में है जहाँ पे वाटर करंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे फ्लडिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे भी ये फिश जो है ब्रीडिंग करना ज़्यादा पसंद करती है। और अगर इसके स्पॉविंग सीजन की बात करें तो ये भी मई से जुलाई, डिपेंड करता है कि वो रीजन कौन सा है और टेम्परेचर कितना है। अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो वाटर टेम्परेचर जो है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वाटर वेलोसिटी 0.5 से 2 m/s होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड। और जो ऑक्सीजन का है वो 6 mg/L होनी चाहिए। अब एग के कैरेक्टर्स क्या हैं, जो ये फिश चाइनीज में जो कार्प एग ले करती है वो नॉन एडहेसिव और नॉन सेमी बायोन्ट होते हैं। एग जो है वो वाटर करंट के साथ ड्रिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। और स्पॉमिंग बिहेवियर क्या है कि ये पूरा टर्बुलेंट वाटर के साथ जो है ये शॉल्स शो कर रहे हैं, और वाटर जो एग्स हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं 15 से 20 आवर्स बिफोर हैचिंग, और लार्वा सेटल इन कामर बैक वाटर फॉर नर्सरी डेवलपमेंट, बट देयर ऑल्सो सम लिमिटेशंस फॉर चाइनीज मेजर कार्प, क्योंकि ये इनके लिए स्पेसिफिक हाइड्रोडायनामिक कंडीशंस इनको चाहिए होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इनएबिलिटी टू स्पॉन इन पॉन्ड्स एंड लेक एंड नीड रिवराइन कंडीशंस एंड नॉट रिलायबल फॉर कंट्रोल्ड environment. So that's all about today's lecture, and here I have also added some comparison between Indian major carp and Chinese major carp, which make more comfortable to study. And egg types in Indian major carp is adhesive and demersal, and in Chinese major carp it is a semi-biont and non-adhesive. And the spawning site is also different for both species, and the migration is moderate for Indian major carp and it is very much extensive in Chinese major carp. So that's all about today's lecture. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।